नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हिंदी विषय की क्लास न हो पा रही थी, ज्योग्राफी की क्लास हो रही है आपकी प्रॉपर रूप से। मैं आपको आज आयोग पढ़ाने के लिए आया हूं क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि सीटी की एग्जाम और सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम है उसमें आयोगों से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। उसको मद्देनजर रखते हुए है मैं आज राजस्थान के जितने भी आयोग हैं उन सभी आयोगों को पढ़ाने वाला हूं। एक आयोग आरपीएससी जो था उसको मैंने पहले पढ़ा दिया था। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं उस आरपीएससी वाले वीडियो को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप पढ़ लेना। और 14 तारीख के बाद में हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर रीट के अभ्यास प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तथा रीट के संपूर्ण कोर्स को लेकर मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूं। इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि 4-5 रोज के अंदर कुछ आवश्यक जरूरी कार्य होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, अब हम आज जो राजस्थान के जितने भी आयोग हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और उसके साथ में महिला आयोग और लोकायुक्त, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो बिना रोके हम बात करते हैं। सबसे पहले कैसा आयोग है। अरे पहले वीडियो को शेयर करो भाई, वीडियो को जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। बिना वीडियो को शेयर किए मैं क्लास स्टार्ट नहीं करने वाला हूं आज, और बड़ा मजा आने वाला है क्लास के अंदर। आज इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि आपको कोई किताबें गाइडें उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राजस्थान के आयोग एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। ठीक है, कि बुलंदियों की चोटी पर हर बार पहुंचना है, बुलंदियों की चोटी पर हर बार पहुंचना है, सारी कोशिशों को जीतकर द्वार पहुंचना है। कि बुलंदियों की चोटी पर हर बार पहुंचना है, सारी कोशिशों को जीतकर द्वार पहुंचना है। मैंने अपने लहू से तेरी उम्मीदों को सींचा है, मैंने अपने लहू से तेरी उम्मीदों को सींचा है। अब तू है वो जिसको मंजिल के पार पहुंचना है। अटल सत्य है इस दुनिया में सबको मरना है, अटल सत्य है इस दुनिया में सबको मरना है, पर सोचो मरने से पहले डरना है या जीना है। मरने से पहले डरना है या जीना है। मैं मसाल हूं, मेरा कार्य है तिमिर मार्ग को हरते जाना, पर मार्ग पर चलो या नहीं निर्णय तुम्हें करना है। तो आ जाओ, मार्ग पे चलाने का कार्य मेरा है, अब चलो ना चलो तुम्हारा काम है। आज की क्लास के अंदर पूरे के पूरे आयोग समाप्त करने वाला हूं। देखो भाई कैसा आयोग है। सबसे पहले ध्यान रखना, ऑप्शन में संवैधानिक भी देगा, ऑप्शन में असंवैधानिक देगा। तो सबसे पहले कोई भी आयोग हो, कैसा भी आयोग हो, उसमें असंवैधानिक लिख रहा ना, पहले बिन छापो, अर्थात उसको काट दो, पहले काटना है। कोई भी आयोग असंवैधानिक नहीं होता है, पहली बात तो ये होता है। सांविधिक हो सकता है, वैधानिक हो सकता है, गैर संवैधानिक हो सकता है या संवैधानिक हो सकता है, लेकिन असंवैधानिक कभी भी नहीं हो सकता। अब चलते हैं बात, हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग कैसा आयोग है। ध्यान रखना, अगर ऐसा आयोग जिसका उल्लेख किसी संविधान के अनुच्छेद तथा भाग में दे रखा है तो वहां आयोग होगा संवैधानिक आयोग, और किसी अधिनियम के तहत किसी आयोग का गठन किया गया है तो वह आयोग होगा सांविधिक या वैधानिक आयोग। तो आपके सामने मैंने कहा जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वह एक वैधानिक आयोग है। वह कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग है। सबसे पहला प्रश्न तो ये कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग या फिर सांविधिक आयोग। या तो वैधानिक बोल सकते हो या फिर सांविधिक बोल सकते हो, लेकिन संवैधानिक नहीं बोल सकते। बोलो समझ में आया तुम लोगों को? अरे समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि कैसा आयोग है, सांविधिक और वैधानिक। मैं प्रश्न भी पूछूंगा और साथ के अंदर आपको उत्तर भी देने वाला हूं, तो जिसको प्रश्न आते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे। अब ये बताओ कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ध्यान रखना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत हुआ था। 21 के तहत हुआ था।
21 के तहत हुआ। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर राज्य मानवाधिकार, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था उसमें कुल अधिनियम और कुल अध्याय कितने थे? अगर बात करते हैं इसमें टोटल अध्याय की बात करते हैं तो ध्यान रहे अध्याय कितने थे? 8 अध्याय थे। और कुल धारा की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रहे कुल धारा कितनी थी? 43 धारा थी। और इन 43 धारा के 21 धारा के तहत हमारे प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और अध्याय नंबर कौन सा था? अध्याय नंबर 5 था। कौन सा था? अध्याय नंबर 5 के अंदर और धारा नंबर 21 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बोलो समझ में आया? जो अधिसूचना इसकी कब जारी हुई थी? इसकी अधिसूचना जो जारी हुई थी वह हुई थी यहां अधिसूचना जो जारी हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं 18 जनवरी को। कब हुई थी भाई? 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। और राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वो 23 मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ किया था। दिख रहा होगा तुम लोगों को 23/3/2000 को इसने कार्य प्रारंभ किया था। अगर जिसको नहीं दिख रहा है अब आप लोग इसको उतार सकते हो। मैंने एक चीज बताई, आज हम पढ़ रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। ये कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग नहीं है, ये वैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है। मैंने इसकी परिभाषा आपको बता दी। अधिनियम अर्थात किस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया था। बात आती है सर ये धाराएं क्या होती है? भाई जब ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था उसमें टोटल 8 अध्याय थे और 43 धारा थी। अध्याय नंबर 5 की धारा 21 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा सकेगा। यहां तक आपको समझ में? अब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान ने इस आयोग की अधिसूचना जो जारी की थी वह 18 जनवरी 1999 को की थी। और आपके कार्य प्रारंभ की बात आती है कि हमारे राजस्थान राज्य के अंदर जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसने कार्य कब से प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखिए 23 मार्च 2000 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे वाले क्लास में चलते हैं। आओ सर राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो आपके जयपुर जिले में है। कहां पर है भाई? राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय आपके जयपुर जिले में है। सदस्य की बात करते हैं तो जो गठन हुआ था उस समय अलग बात थी। अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था तो गठन के समय एक अध्यक्ष, एक तो क्या था? अध्यक्ष, और 4 क्या थे? सदस्य। एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान बोले तो कब? 2006 के बाद। 2006 के बाद की बात करते हैं तो 2006 के बाद सदस्य संख्या 1+2 हो गई। अर्थात एक सदस्य एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। बोलो समझ में आया? गठन के समय 1+4 थे, वर्तमान में 2006 के बाद 1+2 सदस्य हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कि इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो कांता कुमारी भटनागर। इसके प्रथम अध्यक्ष थे कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर ये इसकी प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम अध्यक्ष के साथ इसमें एक और चीज याद रखना भाई, इसका न्यूनतम कार्यकाल, अध्यक्षों में सबसे न्यूनतम कार्यकाल की बात आती है तो सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका है? कांता कुमारी भटनागर का। बोलो समझ में आया? दूसरे अध्यक्ष की बात करते हैं एस सगीर अहमद। दूसरे अध्यक्ष की हम बात करते हैं एस सगीर अहमद। एस सगीर अहमद। एस सगीर अहमद जो है वह दूसरे अध्यक्ष है। लेकिन ध्यान रखना एकमात्र अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, एस सगीर अहमद। अगला तीसरा अध्यक्ष कौन था? एन के जैन। एन के जैन बोले तो नगेंद्र कुमार जैन। ये क्या है? नगेंद्र कुमार जैन जो है इसका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा
कार्यकाल अगर किसी का है तो किसका है भाई, SNK जैन का। और चौथे नंबर के अध्यक्ष की बात करते हैं तो चौथे नंबर का अध्यक्ष है प्रकाश टाटिया। कौन है भाई, प्रकाश टाटिया। बोलो समझ में आया या नहीं आया। आप लोगों को 4 अध्यक्ष वर्तमान में जो अध्यक्ष बने थे, इसके बाद में GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास बन गए। लेकिन अभी आपको पता है जनवरी में जो इसके राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं वह है राम सिंह झाला। कौन है भाई, राम सिंह झाला। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। पिछली क्लास में हमने ये पिछला जो थी स्लाइड उसमें हमने देखा था राज्य मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक तथा सांविधिक आयोग है। ये जो अधिनियम है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका गठन हुआ था। इसमें टोटल अध्याय 8 है तथा धारा 43 है। इसके कुल 5वें अध्याय के अंदर इसमें इसका गठन किया गया। इसकी अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई। कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 को हुआ। फिर अगली बात हमने की कि इसका मुख्यालय जयपुर जिले में है। इसके सदस्य गठन के समय 1+4 थे, वर्तमान में कितने हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आगे उतार सकते हो इस चीज को, उतारो भाई इसकी। हाँ, कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करते हैं। मैं यही बता देता हूं आपको, कार्यवाहक अध्यक्ष की बात अगर हम करते हैं, ये आ गया कार्यवाहक अध्यक्ष। देखो ध्यान रखना, कुछ किताबें HR पुरी भी बताती है, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा भी है। ध्यान रखना, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, अमर सिंह गोदारा। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है इसके, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रथम की बात कर रहा हूं, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे अमर सिंह गोदारा। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जो थे वो अमर सिंह गोदारा थे। सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना इनका जो कार्यकाल है वह कितना है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितना है। तो ध्यान रखना इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है उनमें हम बात करते हैं सबसे लंबा और छोटा, लंबे की और छोटे की बात करते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल की बात करते हैं सदस्यों में, तो ध्यान रखना लंबा कार्यकाल किसका है। और अगर हम छोटे कार्यकाल की बात करते हैं, छोटा कार्यकाल की हम बात करते हैं तो ध्यान रखना किसका है छोटा कार्यकाल। ये दोनों चीज हमें बात याद होनी चाहिए। अभी ये प्रश्न भी आया था कि इनके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में लंबा कार्यकाल तो किसका है और छोटा किसका है। तो ध्यान रखना पुखराज सिरवी, कौन है भाई, पुखराज सिरवी। पुखराज जो सिरवी है इसका तो सबसे लंबा कार्यकाल है। और नमो नारायण मीणा जो है उसका न्यूनतम कार्यकाल है। नमो नारायण मीणा का सबसे न्यूनतम कार्यकाल है, जो पूर्व में क्या रहे थे, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। ध्यान रखना पूर्व केंद्रीय मंत्री भी ये भाई साहब रहे हुए हैं। ध्यान रखना ये प्रश्न आया हुआ है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में से सबसे न्यूनतम कार्यकाल किस सदस्य का रहा था, नमो नारायण मीणा का। सबसे अधिकतम पूछा जा सकता है कि सबसे अधिकतम कार्यकाल किस सदस्य का रहा है, पुखराज सिरवी का। अध्यक्ष की बात करें तो न्यूनतम अध्यक्ष कार्यकाल किसका था, कांता कुमारी भटनागर का। और अगर हमें बात करें कि सर्वाधिक लंबा अध्यक्ष का कार्यकाल किसका था, तो मैंने आपको बता दिया नगेंद्र कुमार जैन का। ठीक है, अगली बात करते हैं योग्यता। ध्यान देना योग्यता, पहले ये था कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता था। ध्यान रखना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता था। लेकिन 2019 में क्या हो गया, संशोधन हो गया। 2019 में क्या हो गया, संशोधन हो गया। और संशोधन में ये प्रावधान कर दिया कि अन्य न्यायाधीश भी क्या बन सकते हैं, अन्य न्यायाधीश भी क्या बन सकते हैं, अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। मैंने आपको फिर बोला हूं योग्यता की अगर बात करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए योग्यता पहले यह थी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन 2019 में एक संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन के तहत एक चीज जोड़ दी गई कि अन्य जो न्यायाधीश है वह भी क्या बन सकता है, आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय का न्यायाधीश भी बन सकता है। अगर हम सदस्यों की बात करते हैं, सदस्य जो होते हैं 2 सदस्य, उनकी हम बात करते हैं तो या तो उच्च न्यायालय, ध्यान रखना भाई, या तो उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय।
उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय का न्यायाधीश भी क्या बन सकता है, आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। और एक आदमी जो एक सदस्य होता है वह आपको बताई है कि मानवाधिकार विषयों के बारे में विशेषज्ञ होना चाहिए। मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए पहले 2019 से पहले यह प्रावधान था कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन 2019 में एक संशोधन कर दिया गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि अन्य न्यायाधीश भी क्या बन सकता है, इसका अध्यक्ष बन सकता है। 2 सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, या रहा हुआ हो भी हो या रहा हुआ भी हो, ये ध्यान रखना, हो या रहा हुआ हो, मैं यहां कर देता हूं, हो या फिर रहा हो या रहा हो, 2 बातें अलग अलग होती है, तो है वर्तमान में या रहा हुआ हो। एक जिला न्यायालय का न्यायाधीश भी राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। एक मानवाधिकार जो विषय है उनका विशेषज्ञ भी होना चाहिए, दूसरा सदस्य जो है ना वो मानवाधिकार विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए। सबके समझ में आ गया होगा, ये बात मैंने आपको लिखी नहीं, आप लोग इसको उतार लीजिए, पहले आगे बात ये उतार लीजिए, ठीक है, उतारो भाई, जल्दी से उतारो, योग्यता की बात हो गई। चलो अगले पेज के ऊपर चलते हैं अपन। हाँ, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, ध्यान रखना, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति के माध्यम से की जाती है। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अरे शेयर कर दो भाई, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को, कितना अच्छा शानदार मैटर मिल रहा है आप लोगों को, वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हो तुम लोग, वीडियो को शेयर करना जरूरी है भाई। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति के माध्यम से, राज्यपाल द्वारा एक समिति के माध्यम से, एक समिति के माध्यम से, एक समिति के माध्यम से, एक समिति के माध्यम से। अब जो समिति होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो समिति में 1 नंबर की बात करते हैं तो समिति में सबसे पहले बात आती है मुख्यमंत्री की, सबसे पहले बात आती है किसकी भाई, मुख्यमंत्री की। अब मुख्यमंत्री इसमें क्या होता है, अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री क्या होता है भाई, अध्यक्ष। एक बात कंप्लीट आपकी। दूसरे नंबर का सदस्य होता है, बताओ वह कौन होता है, एक तो मुख्यमंत्री हो गया, दूसरा होता है आपके गृह मंत्री, दूसरा कौन होता है भाई, गृह मंत्री, दूसरा कौन होता है, गृह मंत्री, और तीसरा कौन होता है, विपक्ष का नेता, तीसरा कौन होता है भाई, विपक्ष का नेता, तीसरा कौन, विपक्ष का नेता। और चौथे नंबर की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष, चौथे नंबर की हम बात करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। ये सभी सदस्य मिलकर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सिफारिश करते हैं। तो नियुक्ति के लिए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, एक समिति के माध्यम से की जाती है। समिति में अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री, और ये कौन होते हैं भाई, सदस्य गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और विधानसभा का अध्यक्ष। एक चीज का और ध्यान रखना, इसमें अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है, मैं यहाँ बता देता हूं, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, ध्यान रखना, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद, अब हमारे राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति तथा विधान परिषद का सभापति तथा विधान परिषद का विपक्ष का नेता, विधान परिषद में विपक्ष का नेता तथा विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, ये 2 और शामिल होते हैं। अब देखो एग्जामिनर यहां क्या कर सकता है, प्रश्न को नए शैली से बना सकता है कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए जो गठित कमेटी होती है उसमें सदस्य कितने होते हैं, तो राजस्थान में तो कितने सदस्य होते हैं, 4, 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर कुल सदस्य कितने होते हैं, 6, 1 और 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, हुई एक नहीं हुई। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले कि राज्य मानवाधिकार
आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा गठित समिति में कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 6 सदस्य हो सकते हैं। 4 तो आपके सामने, एक विधान परिषद जिस राज्य में, तो सभापति और विपक्ष का नेता। और राजस्थान में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा गठित कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 4, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। जहां तक मेरा मानना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इस चीज को आप उतार सकते हो, उतार लो भाई, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो भाई। हाँ, कार्यकाल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, संशोधन से पहले तो 5 था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। वर्तमान में इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष से पहले, 70 वर्ष जो भी पहले, 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु जो भी पहले, अब जो भी इनमें से पहले हो वो इसका कार्यकाल है। लेकिन इसके गठन से पहले 570 थी। गठन से पहले कितनी थी? 570, सॉरी, संशोधन से पहले कितनी थी? 570 थी। और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, सदस्यों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं त्यागपत्र कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। किसको देते हैं भाई? राज्यपाल को। ये लो, राज्यपाल हो गया। अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। अब अगली बात आती है पद से हटाने की प्रक्रिया। तो ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को यदि पद से हटाना है तो 3 आधार होना चाहिए, या तो दिवालिया, या कदाचार, या असमर्थता। तो ध्यान रखना, कदाचार के आरोप में हटा सकते हो आप। एक तो कदाचार होता है, एक आपके दिवालिया अगर हो जाए किसी के, दिवालिया, या फिर असमर्थता। क्या होता है भाई? असमर्थता। इन 3 आधारों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकते हैं। और हटाएंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये लो, ये नया क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग इस्तीफा तो देते हैं राज्यपाल को, लेकिन यदि उन्हें पद से हटाना हो, किस आधार पर? कदाचार के, दिवालिया, असमर्थता के आधार पर, तो पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इन्हें क्या किया जाएगा भाई? हटाया जाएगा। उतार लो इस चीज को, उतारो। अरे भाई शेरो, उतार लो जल्दी से, उतारो, बेगा बेगा उतारो। हाँ, सेवा सत्ता की बात अड़े कर लें आप। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके वेतन की। तो ध्यान रखना, वेतन भी कौन निर्धारण करता है? वही करता है, लेकिन किसके बराबर मिलता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो जल्दी से शेयर कर दो 1 मिनट के लिए। देखता हूँ, देखिए कौन कौन शेयर करता है, मैं हर एक चीज़ देखता हूँ, आप सब लोगों को पता है। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। राज्य मानवाधिकार आयोग में गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप किताबें छानना, सारी चीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं करो, ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। हर चीज़ मिलने वाली है भाई साहब। चलो, लेकिन शेयर तो कर दो। अरे काका और शेयर कर दो भाई। प्रतिवेदन, अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वो किसको प्रस्तुत करता है? तो ध्यान रखना, अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ये किसको प्रस्तुत करता है भाई? राज्यपाल को। तो ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। किसको देता है भाई? राज्यपाल को। प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को देता है। अब अगली बात आती है, राज्यपाल अगर नहीं आए ऑप्शन में तो क्या करोगे? राज्य सरकार के नाम पर। किसके? सरकार के नाम पर, राज्य सरकार। यहां राज्य सरकार भी आ सकता है, राज्य सरकार भी आ सकता है। शिकायत आप कैसे कर सकते हो? ध्यान रखना, शिकायत के लिए कोई फीस
निर्धारित की गई है क्या? अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि शिकायत के लिए कोई फीस निर्धारित की गई है क्या, तो ध्यान रखना सबसे पहले बात आती है कि फीस इसके लिए एक प्रकार भी नहीं है। अब शिकायत करने के लिए वहाँ संस्था में जाना होता है, आयोग में जाना पड़ता है कि ना, आप ईमेल भी कर सकते हो भाई। आप क्या कर सकते हो? ईमेल कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? फैक्स के माध्यम से भी आप अपनी सूचना दे सकते हो। अब इसके कार्य जो है वह कार्य क्या है? एक तो मैं अब कार्य लिखने वाला नहीं हूँ, जो भी जेल है, बंदी गृह है, उनकी देखरेख कर सकती है ये, जो भी जेल होती है उनकी देखरेख कर सकती है, मानवाधिकारों का संरक्षण इनका कार्य होता है। इसके अलावा ये जो एक वर्ष से पुराना होगा उसकी तो सुनवाई करेगी नहीं, और एक वर्ष तक का कोई मामला है तो उसके मामले की जांच भी ये कर सकता है। और एक निकाय है, कौन सी निकाय है भाई जल्दी से बताओ? ये परामर्शदात्री निकाय है, ये एक स्वतंत्र निकाय है, इसके ऊपर किसी का परामर्श के साथ कार्य करती है भाई। और न्यायालय के विचाराधीन कोई मामला कोई चल रहा है तो उसकी ये जांच नहीं कर सकती। अब मैं आपको बता दूं, एक था SC दत्तू, उसने दंतहीन बाघ की संज्ञा दी थी इस मानवाधिकार आयोग को। SC दत्तू ने दंतहीन बाघ की संज्ञा दी थी। ये लो भाई, किस व्यक्ति ने राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ की संज्ञा दी थी? SC दत्तू ने। इसी के साथ आपका राज्य मानवाधिकार आयोग खत्म होता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में गुरुजी आपने नहीं बताई, देखो कार्य तो मैंने आपको वैसे ऑफलाइन क्लास में लिखवा दिया था, और आपकी इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो सारी बता दी है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के अकॉर्डिंग आने वाले हैं, ध्यान रखना, एक वर्ष पुराना कोई मामला हो तो उसके मामले के अंदर दखलंदाजी राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता है, और कोई मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन चल रहा है उस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते रहो। अगली क्लास में चलते हैं, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। ये लो भाई, राज्य सूचना आयोग चल रहा है भाई। अब इस राज्य सूचना आयोग के बारे में आप लोग पढ़ लो जल्दी से। अगर नहीं आ रहा है तुम लोगों को तो मुझे बताते रहो, मैं आपको बता दूंगा कि राज्य सूचना आयोग क्या है। ध्यान रखना, राजस्थान में सूचना का अधिकार के लिए, ध्यान रखना एक चीज यहां मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिए सर्वप्रथम आंदोलन बताओ कहाँ किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिए जो सर्वप्रथम आंदोलन किया गया था वह कहाँ किया गया था भाई? ध्यान रखना, ब्यावर अजमेर में किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? ब्यावर अजमेर में। ब्यावर अजमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर सूचना के अधिकार के लिए जो सर्वप्रथम आंदोलन किया गया था वो ब्यावर के अंदर किया गया था। अब कब किया गया था सर? 6 अप्रैल 1995 को अरुणा राय के द्वारा। 6 अप्रैल 1995 को अरुणा राय के द्वारा। अब आप कहोगे गुरुजी अरुणा राय कौन थे? तो ध्यान रखना, जो किसान वर्ग है ना, मजदूर किसान शक्ति संघ, ध्यान रखना, मजदूर किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष, मजदूर किसान शक्ति संघ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अरुणा राय। उसने 6 अप्रैल 1995 को क्या किया था? राजस्थान में सबसे पहले सूचना के अधिकार के लिए क्या किया था बेटा? आंदोलन किया था। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात आती है कि गुरुजी ये एक कैसा आयोग है? जो सूचना का अधिकार है वह कैसा आयोग है? तो मैंने बता दिया था कि अधिनियम के तहत 2005 वाला अधिनियम था, 2000 वाला कानून था। तो ध्यान रखना, ये एक वैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग है। ये कैसा आयोग है? एक वैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग है? तो ध्यान रखना, वैधानिक आयोग। राज्य में सूचना का अधिकार कानून कब बना था? राजस्थान के अंदर सूचना का अधिकार जो कानून था वह कब बना था? यहाँ यह है। देखो ये लिखना इस वजह से है कि आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं लगी, क्योंकि ऐसे अगर मैं बनाऊंगा हर चीज़ को लिख के तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ राज्य में सूचना का अधिकार कानून कब बना था? 2000 में।
कब बना था भाई? 2000 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। और ये जो अधिनियम है वह कब बना था? राज्य सूचना अधिनियम कब बना था? कमेंट करके जल्दी से बताइए। 2005 में। कब बना था भाई? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम जो बना था वो कब बना था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना था। और इसी 2005 की धारा 15 के तहत, धारा 15 के तहत ध्यान रखना, इसी की धारा 15 के तहत, धारा 15 के तहत ध्यान रखना, धारा 15 के तहत इसका क्या किया था? गठन किया गया था। धारा 15 के तहत क्या किया? इसका गठन किया गया था। अब आपको कोई पूछे कि इसका गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 2006 को। गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 2006 को इसका क्या किया था? गठन किया गया था। सर इस अधिनियम में कुल अध्याय की अगर बात आती है तो कुल अध्याय कितने हैं और कुल धाराएं कितनी हैं? तो कुल धारा की बात आती है तो कुल धाराएं कितनी हैं तथा कुल अध्याय कितने हैं? तो ध्यान रखना, राज्य सूचना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल जो अध्याय है वह 6 अध्याय है। कितने अध्याय है? 6। और 31 क्या है? धाराएं हैं। आप सब लोगों को यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य, एक बार वापस देखते हैं इसको, राज्य सूचना आयोग जो है वह राजस्थान के अंदर सूचना के अधिकार आंदोलन की सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भाई? ब्यावर से हुई थी। 6 अप्रैल 1995 को अरुणा राय के द्वारा, जो कौन थे? मजदूर किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष थे। फिर बात आती है कि राज्य सूचना आयोग कैसा आयोग है? एक वैधानिक आयोग है। इसमें सूचना का अधिकार के लिए कानून कब बनाया था? राजस्थान ने 2000 में बनाया था। यह अधिनियम कौन सा है? 2005 वाला अधिनियम है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पेज की ओर कि जो धारा किस धारा के तहत इसका गठन किया गया था? धारा 15 के तहत। कब किया गया था? 13 अप्रैल 2006 को किया गया था। कुल अध्याय कितने हैं? 6। कुल धाराएं कितनी हैं? 31। अब इसके प्रथम अध्यक्ष की बात आती है तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं MD कोरानी। प्रथम अध्यक्ष कौन है भाई? MD कोरानी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके प्रथम अध्यक्ष है MD कोरानी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपके जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर है। अगर सदस्यों की बात आती है तो एक मुख्य सूचना आयोग तो 10 अन्य सूचना, 10 अन्य, ध्यान रखना, एक मुख्य सूचना आयोग तो 10 अन्य सूचना आयुक्तों को मिलकर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। अब ध्यान रखना, इसके नियुक्ति की अगर बात आती है, नियुक्ति वाला नहीं दिया है इसके अंदर। चलो अगले पेज के ऊपर देखते हैं। हाँ, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वही बात आती है राज्यपाल के द्वारा। इसमें किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, जो एक समिति के तहत, राज्यपाल द्वारा एक समिति के तहत, राज्यपाल के द्वारा एक समिति द्वारा, राज्यपाल के द्वारा एक समिति द्वारा। अब समिति में कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो क्या होता है भाई? अध्यक्ष। मुख्यमंत्री तो क्या होता है? अध्यक्ष। और एक मुख्यमंत्री के द्वारा ही एक गठित सदस्य होता है जिसको कहते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरा कौन सा होता है भाई? कैबिनेट मंत्री। और तीसरा कौन सा होता है? विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री एक तो, और तीसरा होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता। विधानसभा में विपक्ष का नेता। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं वापस बता देता हूं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। राज्य सूचना आयोग है वो राजस्थान के अंदर सूचना के अधिकार के लिए जो सबसे पहले आंदोलन किया गया था वो ब्यावर में किया गया था, और ब्यावर अजमेर में पड़ता है। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1995 को। किसके द्वारा किया गया था? अरुणा राय के द्वारा किया गया था। ये कौन थे? मजदूर किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष थे। अब बात आती है कि ये कैसा आयोग बना? वैधानिक आयोग था। अधिनियम के तहत बनेगा। किस अधिनियम, इसको जो अधिनियम बना वो कानून का बना था? सूचना का अधिकार कानून का बना, 2000 के अंदर बना था। और किस अधिनियम? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिनियम बना। और उस अधिनियम की धारा 15 के तहत इसका गठन 13 अप्रैल 2006 को किया गया। इस सूचना के अधिकार के अंदर कुल अध्याय 6 है, कुल धाराएं 31 है, और धारा 15, 31 में से 15 धारा में इसका गठन किया गया। फिर बात आती है प्रथम अध्यक्ष MD कोरानी थे। इसका मुख्यालय जयपुर में है। सदस्यों की बात करें तो एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य 10 सदस्य होते हैं।
अब बात आती है कि जो इसकी सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा एक समिति के माध्यम से की जाती है, और समिति में जो सदस्य होते हैं वो आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री होता है, एक विधानसभा विपक्ष का नेता होता है। पदावधि की बात करें तो पदावधि होती है 6 वर्ष, 665। पदावधि कितनी होती है इसकी? सॉरी 6 वर्ष नहीं होता है, 5 वर्ष, यहाँ मैंने गलत कर दिया, 6 नहीं होता है, अभी ध्यान रखना, 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष और 65 वर्ष तक इसकी अवधि रहती है। फिर बात आती है कि इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही इन्हें क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा होगा। ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? यह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं भाई? राज्यपाल को। उतार लीजिए, त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। उतारो भाई। अब वेतन की बात आती है तो ध्यान रखना भाई, वेतन जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ध्यान रखना, मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उसका जो वेतन होता है वह तो निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है। वह तो किसके बराबर होता है? निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है। निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात को। और अन्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं। अन्य सूचना आयुक्त की अगर बात करते हैं तो राज्य के मुख्य सचिव के बराबर होता है भाई। राज्य के मुख्य सचिव के बराबर इनका क्या होता है भाई? वेतन होता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष होता है, उसका जो वेतन होता है वो निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है। और राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन की अगर बात, बहुत डीपली प्रश्न है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य सूचना आयोग के अन्य जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका वेतन किसके समकक्ष होता है? तो मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आता है इनसे पद से हटाना। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा इन्हें हटाया जाता है। पहले क्या है इसमें? पद से हटाना। हाँ सही है, पद से हटाना होता है राज्यपाल के द्वारा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, राज्यपाल द्वारा। पद से हटाने की अगर बात आती है तो यहां देखना भाई, राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, ध्यान रखना भाई, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, ये लो भाई, ये भी आपको कंप्लीट कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल सूचना आयुक्त को पद से हटा सकता है। दंडारोप क्या है? ध्यान रखना, 250 रुपये प्रतिदिन, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 250। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सूचना आयोग से कोई रिपोर्ट मांगता है या कोई सूचना मांगता है और वह सूचना में देरी करता है या सूचना नहीं देता है या गलत सूचना देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर सूचना आयोग से कोई व्यक्ति रिपोर्ट मांगता है तो सूचना आयोग रिपोर्ट में देरी कर देता है या सूचना देने में गलती कर देता है, अर्थात उसमें गलत सूचना दे देता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इस सूचना आयोग के ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंडारोपण किया जा सकता है और अधिकतम 25,000 रुपये तक की राशि का दंड भी लगाया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि सूचना आयुक्त के गलत सूचना देने पर अधिकतम कितनी राशि का दंडारोपण किया जाता है? 25,000 रुपये का, और प्रतिदिन किस हिसाब से? 250 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से। फिर बात आती है इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एमडी कुरानी, टी श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी और आशुतोष शर्मा। ये 4 सदस्य यहाँ पर बने हुए हैं। इन 4 सदस्य से पूछा जा सकता है कि अब तक निम्न में से सूचना आयोग के अध्यक्ष है या नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अतः आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद करनी होगी कि पहले अध्यक्ष कौन थे? एमडी कुरानी, टी श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी और आशुतोष शर्मा। ये 4 अब तक हमारे सूचना आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं। ठीक है, अब आप आगे पढ़ते हैं। चाय के लिए सबका स्वागत है, आप लोगों के लिए चाय आ चुकी है हमारे लिए। अब आप लोग अगली चीज देखते हैं, राज्य महिला आयोग को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं इतनी देर में चाय पी लेता हूँ। आप लोग वेट करो, मैं चाय पी लेता हूँ भाई, और सूचना आयोग के बारे में कुछ तथ्य आप बताओ मुझे। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आप इसे उतार लेना। इसका जो गठन हुआ था वो 15 मई को हुआ था भाई। इसका गठन जो हुआ था वो 15 मई 1999 को हुआ था। धन्यवाद।
जो महिला आयोग का गठन हुआ था वह 15 मई 1999 को 15 मई 1999 को विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के तहत इसका गठन हुआ था भाई। और कब हुआ था बता दिया मैंने आपको, 15 मई 1999 को हुआ था। अब बात आती है कि राज्य महिला आयोग की जो संरचना है वो कितनी है, 1+4 सदस्य, 1+4 सदस्य। ध्यान रखना, एक सदस्य किससे होगा, एसटी से, एक सदस्य किससे होगा, एससी से, और एक सदस्य कहाँ होगा, ओबीसी से। किससे होगा, ओबीसी से, 3 नंबर। और 4 नंबर क्या होगा, ओबीसी महिला भी हो सकती है, कोई महिला हो सकती है। ध्यान रखना, कोई महिला, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोई महिला का ध्यान रखना भाई। ये सदस्य हो गए। अब इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कांता खतूरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन और सुमन शर्मा। ये आपका राज्य महिला आयोग खत्म हो गया। सर क्वेश्चन कैसा पूछेगा, राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था, 1999 में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के तहत। संरचना 1+4, एक सदस्य एसटी का होता है, एक सदस्य एससी का होता है, एक ओबीसी महिला होती है। इसके अलावा मुख्यालय इसकी बात करते हैं तो राज्य महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, जयपुर में है। अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष कांता खतूरिया, दूसरा पवन सुराणा, तीसरा तारा भंडारी, चौथा लाड कुमारी जैन, पांचवी सुमन शर्मा। और अभी वर्तमान में कौन है, कमेंट करके बताओ। ये आपके 5 अध्यक्ष हो गए। इसके बारे में अगर कोई डाउट आपको है तो आप बता सकते हो। राज्य महिला आयोग भी आपका क्या हो जाता है भाई, इसी के साथ पूरा हो जाता है। मैं चाय पीता हूँ, इतनी देर में आप इसको उतार लो, ठीक है, उतारो भाई। क्या टाइम हो गया, वीडियो कितना टाइम हो गया, हाँ तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई शेयर करो वीडियो को। हाँ चलो अगला चलते हैं, साथ साथ पढ़ते रहते हैं भाई, क्योंकि आपका एग्जाम का समय है। मेरी चाय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट आपका समय है, आपकी पढ़ाई है। हाँ भाई, सर्वप्रथम लोकायुक्त का सर्वप्रथम गठन कहाँ हुआ था, गठन की बात कर रहा है तो सर्वप्रथम गठन कहाँ हुआ था, जल्दी से बताओ। ध्यान रखना, अगर गठन की बात आती है तो लोकायुक्त का जो गठन हुआ था सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, महाराष्ट्र में हुआ था। ये 1% कंप्लीट। लेकिन सर्वप्रथम अधिनियम की, भारत में सर्वप्रथम अधिनियम की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले अधिनियम कहाँ बना था, 1970 में। कहाँ बना था, उड़ीसा के अंदर। ध्यान रखना भाई, उड़ीसा में किया गया था भाई। उड़ीसा में इसका क्या किया था, गठन किया गया था, सॉरी सर्वप्रथम अधिनियम बन गया था 1970 में उड़ीसा के अंदर, लेकिन यहाँ गठन नहीं किया गया था। गठन की बात आती है तो सबसे पहले महाराष्ट्र में। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि लोकायुक्त के लिए सबसे पहले जो गठन, लोकायुक्त के लिए जो सबसे पहले अधिनियम बनाया था किस राज्य ने बनाया था, ओडिशा ने। कब बनाया था, 1970। लोकायुक्त का गठन पूरे भारत में सबसे पहले किस राज्य के द्वारा गठन किया गया था, महाराष्ट्र के द्वारा। कब किया था, 1971 के तहत। अब बात आती है अपने राजस्थान की। गुरुजी आपनो राजस्थान कब करे हो, भाई यही बात है ना, आपनो राजस्थान कब करे हो बताओ, देखे, अरे ठोकर बताओ, कमेंट ठोकर बताओ कब करे हो। अब यो क्वेश्चन तो था आनो चाहिए, अरे आनो चाहिए वो प्रश्न तो जल्दी बताओ। ध्यान रखना, 3 फरवरी 1973 को, 3 फरवरी 1973 को, 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में अधिनियम 1973 के तहत इसका गठन कर दिया गया। अब बात आती है लोकायुक्त की नियुक्ति। लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, चाहे वो हो, सॉरी, लोकायुक्त हो या उपलोकायुक्त हो, उन सब दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। उतारो, ठोको, देखो ठोको, उतारो। हाँ भाई, लोकायुक्त के गठन की बात आती है तो 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। सबसे पहले अधिनियम उड़ीसा ने बनाया था 1970 में। राजस्थान में अधिनियम 1973 में बना था। 3 फरवरी 1973 को अधिनियम बन के तैयार होकर इसको लागू कर दिया था। अब बात आती है नियुक्ति। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, किसकी परामर्श पर, यह बता दो। बताओ किसकी परामर्श पर, यही तो प्रश्न आता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तथा विधानसभा के विपक्ष के नेता की परामर्श से। विधानसभा, ध्यान रखना बहुत शानदार है, विधानसभा के विपक्ष, विधानसभा विपक्ष के, विधानसभा के विपक्ष के नेता की परामर्श पर, नेता की परामर्श पर, ये लो, किसका गठन किया जाता है भाई? लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त का गठन। पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त का गठन राज्यपाल द्वारा किसकी सिफारिश पे किया जाता है? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता की परामर्श पर। बहुत ही शानदार है, वेरी मोस्ट लगा लो इसको, अरे ठोक दो इस प्रश्न को, बहुत शानदार है। आपसे पूछा जा सकता है किस किस को पहले से पता था ये प्रश्न कि हाँ मुझे पता था कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा के विपक्ष के नेता के परामर्श से की जाती है। अगर किसी को बता तो कमेंट करके बताओ जल्दी से कि हाँ मुझे पता था। फिर एक नया प्रश्न पूछूंगा आप लोगों को, बताओ जल्दी से। चलो, प्रथम लोकायुक्त, कार्यकाल नहीं आएगा इसमें। हाँ, कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल पढ़ लेते हैं पहले। 665 होता है अभी कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है इसका? 6 वर्ष 65 वर्ष। ध्यान रखना 665 इसका कार्यकाल होता है लोकायुक्त का। सॉरी 565 होता है इसमें। प्रथम लोकायुक्त और प्रथम उपलोकायुक्त की बात करते हैं तो प्रथम लोकायुक्त है ID दुआ, ID दुआ, ID दुआ, ये तो प्रथम लोकायुक्त है। और KP मेनन ये उपलोकायुक्त है। ध्यान रखना KPU मेनन, KPU मेनन ये प्रथम उपलोकायुक्त हैं। और कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल मैंने आपको बता ही दिया वहां पर। चलो आगे चलते हैं। क्षेत्राधिकार, ध्यान रखना मुख्यमंत्री नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रश्न आता है इसमें। मुख्यमंत्री नहीं आता है, मुख्यमंत्री नहीं आता है। क्या मंत्री आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। क्या जिला प्रमुख आता है क्या? जिला प्रमुख आता है क्या? बिल्कुल आता है। अरे आता है ना। उप प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सॉरी उप जिला प्रमुख भी आता है, उप जिला प्रमुख ये भी आता है। मुख्यमंत्री नहीं आता है। प्रधान आता है क्या? बिल्कुल आता है। उप प्रधान आता है क्या? बिल्कुल आता है। प्रधान भी आता है, उप प्रधान भी आता है। और संघ के तथा राज्य के कर्मचारी, संघ के तथा राज्य के कर्मचारी, संघ के तथा राज्य के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ध्यान रखना इस प्रश्न के ऊपर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब बात आती है पद से हटाना, तो ध्यान रखना इसको पद से राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, वही जांच के तहत हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता। ध्यान रखना इस बात को, इसको पद से हटाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा जांच के तहत। ये लो, ये प्रश्न हो गया। क्षेत्राधिकार में मुख्यमंत्री नहीं आता है, यही प्रश्न आएगा कि लोकायुक्त किस किस की जांच कर सकता है? तो मंत्री की कर सकता है, पूर्व मंत्री की भी कर सकता है, वर्तमान मंत्री की भी कर सकता है, जिला प्रमुख पूर्व की भी और वर्तमान के भी, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, संघ के तथा राज्य के कर्मचारी सब की कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री इससे बाहर आता है। अर्थात लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में मुख्यमंत्री नहीं आता है। आगे चलते हैं। न्यूनतम कार्यकाल किस लोकायुक्त का था और सर्वाधिक कार्यकाल किस लोकायुक्त का था? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। VS दवे, VS दवे। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल की बात करें तो SS कोठारी, SS कोठारी। ये क्या है? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल आपका यहाँ हो गया। मैं उपलोकायुक्त की बात, सॉरी लोकायुक्त की बात करता हूँ। लोकायुक्त का गठन सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में हुआ था। इसके लिए जो अधिनियम बनाया गया था सबसे पहले देश के अंदर, तो वो उड़ीसा के अंदर 1917 में बनाया था। राजस्थान ने लोकायुक्त का अधिनियम 1973 बनाया था। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम कब का है? 1973 का। गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1973 को। इसका मुख्यालय आपको पता है जयपुर में है। फिर बात आती है इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, इनको पद से हटा भी राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, एक तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की समिति सिफारिश लेगा, परामर्श लेगा, और एक विधानसभा में विपक्ष के नेता जो है उससे परामर्श लेकर लोकायुक्त की नियुक्ति की जा सकती है।
अगली बात आती है, क्या मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में रखा जाता है क्या? बिल्कुल, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा जाता है। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, संघ के मंत्री और पूर्व मंत्री, प्रधान, उप प्रधान, पूर्वी भी आ जाएगा इसके साथ में, संघ तथा राज्य के कर्मचारी सभी किसमें आएंगे? लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आएंगे। राजस्थान में सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाला लोकायुक्त कौन था? वीएस दरवे। और सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन थे? एसएस कोठारी। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं तो आप लोग मना कर दीजिए कि भाई हाँ नहीं आ रहा समझ में। ये लो, इसी के साथ आपके सारे आयोग खत्म होने वाले हैं। मैंने आपको राज्य मानवाधिकार आयोग करवा दिया, महिला आयोग करवा दिया, सूचना आयोग करवा दिया, लोकायुक्त करवा दिया, आरपीएससी मैंने पहले करवा दिया था। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राज्य निर्वाचन आयोग। तो ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और अधिनियम कब का है? 1992 का। इसके तहत ये क्या गठन किया जाएगा? ध्यान रखना। और कौन से अनुच्छेद में? 243 के तहत इसका गठन किया जाएगा। ध्यान रखना, 243 के तहत। अब इसका कार्य क्या है? पंचायतों का तथा नगरपालिकाओं का चुनाव करवाना। पंचायत तथा नगरपालिकाओं का चुनाव करवाना। पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनाव करवाना। नगरपालिकाओं के चुनाव करवाना। नगरपालिकाओं के चुनाव करवाना इसका कार्य होता है। और नामावली भी तैयार करना होता है इनके। नामावली तैयार करना, नामावली तैयार करना होता है। ये एक सदस्य आयोग है, ये सबको पता है, कोई बहुसदस्य आयोग नहीं है। सूचना आयोग जो है, निर्वाचन आयोग है, वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 243 के अनुच्छेद में जोड़ा गया था। ये पंचायत और नगरपालिका को चुनाव करवाता है, नामावली तैयार करता है। ये एक सदस्य आयोग था। यहाँ देख सकते हो आप लोग, सब लोग दिख रहा होगा, एक सदस्य आयोग था। आगे बात आती है इसके कार्यकाल की बात करते हैं। तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष 65 वर्ष से पहले, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष से पहले, या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जो भी क्या हो भाई? पहले, जो भी पहले हो। फिर बात आती है राज्य में प्रथम आयोग का गठन, अर्थात राज्य में प्रथम आयोग का गठन कब किया गया था? ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो 1 जुलाई 1994 को। और किसको इसको बनाया था? अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ जो थे वो बने थे 1994 से 2000 तक बने थे। ये लो, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन अध्यक्ष बने, ये भी आप देख सकते हो। NR भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया। यहाँ पूछा जा सकता है क्या राम लुभाया पूर्व में निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं क्या? बिल्कुल रहे हैं। और राम लुभाया अभी वर्तमान में क्या है? कमेटी गठित किए गए राम लुभाया जो है ना, जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहते हैं, उनके देखरेख में एक समिति गठित की गई है नए जिलों के गठन के लिए। तो नए जिलों के गठन के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? राम लुभाया कमेटी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता सकते हो। प्रथम आयोग गठन हुआ था 1994 के अंदर, राज्य के अंदर। इतना ध्यान रखना, भी ध्यान रखना, इस प्रश्न के ऊपर गौर करना थोड़ा सा। अगर हम सामान्य जानकारी करते हैं तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25, जिसमें 4 सीटें किसकी है? अनुसूचित जाति की हैं, तथा 3 सीटें अनुसूचित जनजाति की है। विधानसभा में 200 सीटें, जिनमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति की है, ध्यान रखना। और ये अनुसूचित जनजाति की है। 25 सीटें किसकी है? अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है भाई। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि 25 लोकसभा में से प्रथम क्रमांक पूछ ले, प्रथम क्रमांक यदि पूछ लेता है, प्रथम क्रमांक पे कौन है? तो ध्यान रखना, श्री गंगानगर। सांसदों में श्री गंगानगर, ध्यान रखना भाई, प्रथम क्रमांक पे कौन है? श्री गंगानगर। और अंतिम 25 पे कौन है? तो झालावाड़ 12। अंतिम 25वें क्रमांक पे कौन है? झालावाड़ 12 अंतिम क्रमांक पे है। अरे भाई, जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनमें से पहले क्रमांक पे कौन सा आएगा? पहली लोकसभा सीट के क्रमांक जो देते हैं जाते ना, उसमें आता है श्रीगंगानगर, अंतिम में आ रखा है झालावाड़ 12। और 200 विधानसभा में अगर पहले की बात करते हैं, विधानसभा के प्रथम क्रमांक की बात करते हैं, विधानसभा में प्रथम क्रमांक की बात करते हैं, तो प्रथम क्रमांक जो है वह भी कौन सा है? श्रीगंगानगर ही आएगा भी। प्रथम क्रमांक में श्रीगंगानगर आएगा। और 200वां क्रमांक है वो जयपुर का बस्सी आएगा।
कौन सा आएगा भाई? जयपुर का बस्सी जिला। जयपुर का बस्सी जो है ना, जयपुर जिले के बस्सी जो तहसील है वो 200वें क्रमांक पे है। आप लोगों को समझ, एक चीज ध्यान रखना, 25 में से जो आपका राजसमंद जिला है ना, राजसमंद है, 25 में से जो राजसमंद है ना, उस राजसमंद के बारे में, राजसमंद के बारे में क्या हो गया भाई? ध्यान रखना, ये 4 जिलों के मिलकर एक विधानसभा, 4 जिलों में, 4 जिलों से एक सांसद क्षेत्र बनता है। राजसमंद जो जिला है वो 4 जिलों से एक सांसद क्षेत्र बनता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ध्यान देना है इस बात को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस आपको बता दूंगा कि जो राजसमंद जिला है वो 4 जिलों को मिलाकर ही क्या बना है? एक सांसद क्षेत्र बना है, जिसमें पाली भी आता है, आपके राजसमंद भी आता है और अन्य 2 जिले आते हैं। ठीक है, आज के मैंने कहा था एक ही क्लास के अंदर लगभग 1 घंटे का वीडियो बना होगा, उसके अंदर मैंने राजस्थान के जितने भी आयोग है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें मैंने राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक आयोग, राज्य महिला आयोग, इस संपूर्ण आयोगों के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज मैंने एक ही क्लास में 1 ही घंटे के अंदर, और इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोई भी पर्सन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।